So we were discussing regarding the Grace versus Smith. ग्रेस वर्सेस स्मिथ में क्या दो प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेट किए थे कोर्ट ने. एक क्या था कि जो पर्सन प्रॉफिट शेयर कर रहा है वो पार्टनर है, और दूसरा उन्होंने कहा था कि जो प्रॉफिट है दैट इज शेयर्ड बाय द पार्टनर ओनली, नॉट बाय द स्ट्रेंजर. तब ये जो टेस्ट था इट वाज फेयर इन सम केसेस, लेकिन कुछ केसेस में इसने इस टेस्ट ने बहुत ज्यादा इनजस्टिस कॉज किया था, ग्रेव इनजस्टिस कॉज किया था. जैसे कि अगर आप सपोज डिसीज्ड है, आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द डिसीज, कि उसके जो डिपेंडेंट्स है या उसकी विडो को अगर बाय कंसर्न हमने थोड़ा सा शेयर दे दिया आउट ऑफ द स्मॉल शेयर ऑफ द प्रॉफिट, तो इस टेस्ट से इस टेस्ट जो ग्रेस वर्सेस स्मिथ में टेस्ट दिया गया था उसके उस टेस्ट के अकॉर्डिंग दे हैव बिकम द पार्टनर्स एंड दे आर लायबल टू, अगर वो पार्टनर्स है तो बाहर वालों को लायबल भी होंगे. सो दो नॉट रियली पार्टनर्स. एग्जैक्टली आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं. ए की डेथ हो गई, अब जो उसके डिपेंडेंट है या उसकी जो विडो है उसको बी और सी ने उनको क्या किया, आउट ऑफ कंसर्न दया के भाव से उसे कुछ प्रॉफिट का शेयर दे दिया. तो अब टेस्ट किए उससे, नाउ दे वो विडो है या डिपेंडेंट्स है ए के, वो क्या बन गए, पार्टनर्स हैं. अगर वो पार्टनर्स है दे आर आल्सो लायबल टू द आउटसाइडर्स. ठीक है, आउटसाइडर्स को भी लायबल है, और जबकि वो रियली में दे आर नॉट द partners. So it was caused great injustice towards the widow and the dependents of the deceased. और कौन से केसेस में इस टेस्ट ने ग्रेव इंजस्टिस कॉज किया है. अब जो एजेंट्स है फर्म्स के, ठीक है, जो फर्म के एजेंट्स हैं उनको सैलरी दी जाती है, अलाउंसेस दी जाती है, लेकिन कई बार क्या है उनको एक फिक्स्ड शेयर पे किया जाता है आउट ऑफ द प्रॉफिट. ठीक है, फिक्स शेयर पे किया गया है, तो वो क्या, अगर फिक्स शेयर आउट ऑफ प्रॉफिट पे किया गया इस टेस्ट की वजह से वो भी पार्टनर हुए हैं. सो अगर हम ये, लेकिन वो एज सच पार्टनर्स नहीं है, जो वहाँ के एम्प्लॉयज है वो पार्टनर तो नहीं है, उनको रखा गया, फिक्स सैलरी दी जा रही है, या उनको कई बार ये कहा जा रहा है कि तो अगर इतना हमारा सेल होगा या जो भी है इस तरह से काम करोगे तो मैं प्रॉफिट में से इतना शेयर दे देंगे, बट ही इज नॉट अ पार्टनर. थर्ड, और कौन से केस में देखो आपका यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, लोन एंड मनी. लोन्स है, मनी है, इंटरेस्ट है, वो जो कि मनी लेंडर से सपोज आपने कोई मनी बोरो की है उस पर आप इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो आउट ऑफ द प्रॉफिट. सो वहां पे क्या इज मनी लेंडर अ partner of the firm? No, he is not a partner of the firm. So according to this test, he will also be a partner. उनको शेयर एक दिया जाता है आउट ऑफ द प्रॉफिट्स. सो यहाँ पे क्या, अगर वो पार्टनर है, he will be liable to the outsider. तो इन केसेस में यहाँ पे क्या हुआ था, आपके बहुत सारे ग्रेव इनजस्टिस हुआ था. नाउ जो कॉक्स, ये अब क्या, देयर वाज अ टेस्ट अगेन केस लॉ कॉक्स वर्सेस हिटमैन. यहाँ पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट को बहुत सीरियस प्रॉब्लम अराइज हुई थी कॉक्स वर्सेस हिकमैन में. इस केस में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उन्होंने पहली बार शेयरिंग ऑफ अ प्रॉफिट को डिटरमाइन किया था एज अ टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप. नाउ यहाँ पे एक फर्म थी आयरन की, यहाँ पे देयर वाज अ फर्म ऑफ आयरन एंड स्टील. ये जो फर्म थी ये सक्सेसफुल हुई थी कुछ टाइम के लिए और उन्होंने प्रॉफिट भी अर्न किया था. अब मार्केट कंडीशन, वर्स्ट मार्केट कंडीशंस की वजह से उन्होंने क्या लॉस सफर किया है, एंड दिस सिचुएशन केम व्हेन ऑलमोस्ट मेंबर्स बिकम बैंकरप्ट. इसलिए सारे के सारे मेंबर्स बैंकरप्ट हो गए थे. सो यहाँ पे क्या डिफॉल्ट, देयर वाज अ डिफॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ देम. जितने भी वहां के सारे मेंबर्स थे वो बैंकरप्ट हो गए थे, और वो जो मेंबर्स थे उनके पास में डिफॉल्ट था फॉर द पेमेंट्स टू द आउटसाइडर एंड थर्ड पार्टीज. अब ये जो पर्सन थे इनको डराया धमकाया जाएगा कि थ्रेटन द पार्टनर्स दैट दे विल गेट देम डिक्लेयर इंसॉल्वेंट. उन मेंबर्स को कहा जाता, थ्रेटन, धमकाया जा रहा था कि सबको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देंगे बिफोर फाइलिंग द सूट फॉर रिकवरी. जो मेंबर्स है फर्म के, उन्होंने उन्होंने सब क्लेमनेंट्स को बुलाया, जिसका भी पैसा उन्होंने लिया सबको बुलाया, और वहां पे एक मीटिंग हेल्ड की जिसमें एक पार्टनर ने सजेस्ट किया कि वो उन्हें एक चांस और दे दे रिकवरी के लिए ड्यू टू गुड मार्केट कंडीशंस. बट ऐसा भी नहीं हुआ था. ठीक है, और उन्होंने कहा कि इसे चांस दे दे और उन्हें इंसॉल्वेंट ना डिक्लेयर करवाएं. ठीक है, उन्हें इंसॉल्वेंट ना डिक्लेयर करवाया जाए, लेकिन यहाँ पे एक क्लेमलेट ने इसको रिजेक्ट कर दिया. तो ये रिजेक्ट हो गया, तो अभी की एक चांस देने वाला प्रपोजल रिजेक्ट हो गया. सेकंड प्रपोजल आया दूसरे मेंबर से, उन्होंने क्या कहा कि वो उनका बिजनेस ले लें क्लेमनेट से, जो उनको जिनसे पैसा लिया था उन्होंने कहा कि भाई आप हमारा बिजनेस ले लो, और जब तक आपका क्लेम पूरा नहीं होता यू कैन कैरी आर
बिजनेस। ठीक है, हमारा बिजनेस आप ले लो, आप चलाओ, जब तक आपका पैसा नहीं पूरा हो रहा है आप क्या करो कि आप अभी बिजनेस रन करो, और जब आपका क्लेम पूरा हो जाएगा उसके बाद हमें हमारा बिजनेस हैंड ओवर कर देना। तो अब यहाँ पे बिजनेस को ट्रांसफर किया गया था क्लेमनेट्स को, और उन्होंने क्या, और वो जितने भी क्लेमनेट्स थे वो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, जो भी प्रॉफिट हो रहा था पार्टनरशिप फॉर्म में, दे वर शेयरिंग द प्रॉफिट। नाउ वेदर दे आर द पार्टनर्स और नॉट, as such they are not a partner। so लेकिन अब यहाँ पे और दूसरी बात फिर यहाँ पे का, यहाँ पार्टनर्स नहीं, क्यों पार्टनर्स नहीं है? अगर हम सेक्शन 4 देखते हैं, सेक्शन 4 में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए, इसलिए देयर मस्ट बी अ एग्रीमेंट। तो यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं था। पार्टनरशिप किस तरह से क्रिएट होती है? एग्रीमेंट से। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो एग्रीमेंट रिक्वायर्ड नहीं था टू बी इन राइटिंग, ये आपका ओरली भी हो सकता है। ठीक है, सो इस केस में इट वाज क्वाइट कॉमन दैट देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ एविडेंस और प्रूफ कि वो कौन सा पार्टनर है, कौन पर्सन पार्टनर है और कौन पर्सन पार्टनर नहीं है। सो थर्ड पार्टी वाज नॉट रेडी, ये जो थर्ड पार्टी थी was not readily available proof, उनके पास कोई प्रूफ नहीं था कि कोर्ट के सामने वो प्रोड्यूस करें कि पार्टनर्स के बीच में क्या एग्री हुआ है और कौन सा पर्सन पार्टनर है, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट हुआ था इट वाज एन ओरल एग्रीमेंट, रिटर्न नहीं था। और वो हु इज लायबल टू द आउटसाइडर एंड हु इज नॉट लायबल, उनके पास कोई भी एविडेंस नहीं था ऐसा, इसलिए देयर वाज नो एविडेंस। सो प्रूफ करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बन गया था। तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन सजेस्ट किया गया था, बहुत पुराने केस में जो हमने डिस्कस किया है ग्रेस वर्सेस स्मिथ में, कि जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट अगर शो किया गया है, ये शो किया गया कि ये पर्सन प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं और पर्सन ने प्रूव कर दिया कि उनको पार्टनर हम ट्रीट कर सकते हैं फर्म में, तो वहां पे उन्होंने उनको पार्टनर ही कहा जाएगा। अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि ये पर्सन है प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं और उनको पार्टनर्स ट्रीट किया जा सकता है। इसलिए और ग्रेस वर्सेस स्मिथ में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि टू प्रिंसिपल्स आए थे, और वो क्या था कि सिर्फ प्रॉफिट कौन शेयर करता है? पार्टनर्स ही करते हैं और ना कि आउटसाइडर्स करते हैं। इज इट क्लियर? तो अब ये जो गिवन केस में वेदर दे वर दी पार्टनर्स और नॉट, अब जस्टिस क्या डिमांड कर रहे हैं कि जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं वो लॉसेस भी शेयर करेंगे, लाइबिलिटी भी शेयर करेंगे ना। अगर किसी केस में अगर वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, वो रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, रिड्यूस अवेलेबल एसेट्स को रिड्यूस कर रहे हैं ऑफ द फर्म, विच वुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग द लाइबिलिटी टुवर्ड्स द थर्ड पर्सन। सो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एक टेस्ट हो गया था, टेस्ट डिटरमाइन हो गया था कॉक्स वर्सेस हिक्समैन में भी, to determine whether a person is a partner or group of persons or member of a firm। तो ये प्रिंसिपल कंटिन्यू हुआ, बहुत लंबे समय तक यही प्रिंसिपल कंटिन्यू हुआ जब तक कोई और केसेस नहीं आए रिगार्डिंग द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एज द बेसिस ऑफ अ लायबिलिटी एज अ पार्टनर क्रिएटेड इनजस्टिस एंड हार्डशिप। क्योंकि जो प्रॉफिट्स है वो कुछ पार्टीज शेयर कर रही है सम अदर कैपेसिटी में, जैसे यहाँ पे अब जो क्लेमिनेट्स थे, क्रेडिटर्स थे, वो शेयर कर रहे थे बट दे आर नॉट एज अ पार्टनर्स। जैसे और आप कह रहे हो किस किस वे में शेयर कर रहे हैं? मेंटेनेंस अलाउंस में प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से मेंटेनेंस दे रहे हो, आप एक विडो को दे रहे हो, डिसीज्ड पार्टनर को के विडो को दे रहे हो, उसके डिपेंडेंट्स को दे रहे हो। ठीक है, तो वहां पे या किसी को रेम्यूनरेशन दे रहे हो आप, या मनी लेंडर्स को दे रहे हो कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपने मनी बोरो किए तो उसको दे रहे हो प्रॉफिट्स में से, उसके लिए इंटरेस्ट दे कर रहे हो, तो वो दे आर नॉट दी पार्ट। क्लियर? तो दे आर नॉट दी पार्ट। क्लियर? तो अब ये जो आपका था sharing of the profits of business of the firm and they become liable under the Grace versus Smith। so जो टेस्ट था शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट को, उसको एग्जामिन करा था जो इंग्लैंड का हाईएस्ट कोर्ट था, इंग्लैंड का हाईएस्ट कोर्ट था, उन्होंने एग्जामिन किया था कॉक्स वर्सेस हिकमैन में। इज इट क्लियर? तो ये कॉक्स वर्सेस हिकमैन का जो केस है आपका, ये इंपॉर्टेंट है इंडियन लॉ के लिए, क्योंकि जो सेक्शन 6 है इंडियन पार्टनरशिप का, सेक्शन 6 भी वही चीज प्रोवाइड कर रहा है जो कॉक्स वर्सेस हिकमैन में, बट जो लैंग्वेज है जजमेंट की दैट इज बोरो। जो ये इस केस की जो लैंग्वेज है वो बोरो की गई है इन सेक्शन 6, जो केस की लैंग्वेज है वही आपकी सेक्शन 6 की लैंग्वेज है। इज इट क्लियर? तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो पर्सन पार्टनर है या नहीं है, और ये वो मेंबर है फर्म का या नहीं है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एक गुड एविडेंस है। प्रोबेबली आप गुड एविडेंस से बेस्ट एविडेंस कह सकते हो कि पर्सन पार्टनर है या नहीं, बट ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ।
कोर्ट ने ये कहा था कि कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बाय इटसेल्फ, उन्होंने कहा पर्सन लायबल नहीं हो सकता आउटसाइडर्स को या फर्म को, जो उसका टोटल रिलेशनशिप है वो एग्जामिन करना पड़ेगा टू डिटरमाइन द रियल रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप। इज इट क्लियर? सो सिर्फ आपका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट ओनली दी टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर पर्सन इज अ पार्टनर और नॉट। तो हम किस कैपेसिटी में वो प्रॉफिट ले रहे हैं वो हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, वो हम देख सकते हैं कि ये पर्सन पार्टनर है या नहीं, इन विच कैपेसिटी ही इज टेकिंग द प्रॉफिट। जैसे कि विडो है डिसीज्ड पार्टनर का, सन है डिसीज्ड पार्टनर का, इनको शेयर दिया जा रहा है आउट ऑफ द कंपैशन, या आप दया भाव से इनको प्रॉफिट दे रहे हो, या फिर कोई एजेंट को रेम्यूनरेशन दे रहे हो कि अगर वो ज्यादा काम करेगा, इतना हमारा सेल करवाएगा, उसको कमीशन दोगे आप, तो वहां पे भी क्या है, वो उसको आप कमीशन क्यों दे रहे हो, क्योंकि उसने सेल ज्यादा करवाई है, तो ही इज नॉट अ पार्टनर। या फिर मनी लेंडर या क्रेडिट है, उसको प्रॉफिट का शेयर दे रहे हो इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट, वो भी पार्टनर नहीं है। तो ये पर्सन पार्टनर नहीं है, चाहे वो प्रॉफिट्स भी शेयर कर रहे हैं, और यही आपको चीज सेक्शन 6 में बताई गई है। इज इट क्लियर? सो वी हैव डिस्कस सेक्शन 4 एंड सेक्शन 6। देखिए सेक्शन 4 क्या कह रहे हैं, पार्टनरशिप, just a hold on guys। देखिए पार्टनरशिप क्या है, it is the relation between the persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। ये carried on by or any of them means mutual agencies। So persons who have entered into a partnership with one another are called individually partners। ये individually partners बोल रहे हैं, collectively उसको firm बोलते हैं, और जिसके अंडर का बिजनेस कैरी ऑन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्म नेम। तो देर आर थ्री थिंग्स अंडर सेक्शन 4, पार्टनर्स, फर्म एंड फर्म नेम। इज इट क्लियर? तो ये मैंने आपको फिर बताया है कि जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है वो पहले कहाँ पे दी गई थी, सेक्शन 239 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और वहां पे क्या था कि पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन जो सबसिस्ट करता है बिटवीन दी पर्सन जिनको एग्री किया गया टू कंबाइन देयर प्रॉपर्टी, लेबर, स्किल इन सम बिजनेस, और प्रॉफिट शेयर करना है देयरफॉर बिटवीन दी देम। सो डेफिनेशन इसको क्रिटिसाइज किया गया था कि सिर्फ इसमें लेबर स्किल ही नहीं इन्वॉल्व है, इसमें ये जरूरी नहीं है। तो डेफिनेशन में वो दिया गया था जो जरूरी नहीं है, लेकिन जो जरूरी है उसको एक्सक्लूड किया गया था। सो इंग्लिश लॉ में जो ये डोरमेंट स्लीपिंग पार्टनर का आया था, ये हमारा इंग्लिश लॉ में से आया था कि जो इंग्लिश लॉ है, डोरमेंट पार्टनर वहां पे अपना कैपिटल स्किल और कुछ भी नहीं यूज कर रहा है, तभी उसको पार्टनर है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा जो चीज जरूरी है वो मेंशन नहीं है, और जो जरूरी नहीं है उसको मेंशन कर दिया। तो जरूरी नहीं है कि अगर पार्टनर है, अगर उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया या अपनी स्किल लेबर यूज किया तभी वो पार्टनर होगा, अगर वो नहीं भी यूज करा देन आल्सो ही कैन बिकम अ पार्टनर, अगर दूसरे उसको एक्सेप्ट करेंगे। इज इट क्लियर? सो देयर मस्ट बी म्यूचुअल एजेंसी। देन वी हैव डिस्कस सेक्शन 4। सेक्शन 4 में हमने क्या किया है कि जो रिलेशन बिटवीन द पर्संस, फिर एग्रीमेंट होना चाहिए, कैरी ऑन बिजनेस होना चाहिए, देन देयर मस्ट बी प्रॉफिट शेयर करने आपने बिजनेस के, एंड दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। क्लियर? सो ये पार्टनरशिप, ये कह रहे हैं नो डाउट, हमने कहा पार्टनरशिप का जो रिलेशन है वो एग्रीमेंट से अराइज होता है, बट पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट नहीं है अपने आप में। ये अराइज हो रही है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से, फॉर्म हो रही है, बट इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट इटसेल्फ। इज इट क्लियर? सो ये आपको क्वेश्चन कई बार आ जाता है जुड़ी सॉरी प्री में, कि रिलेशनशिप जो पार्टनर का है, पार्टनरशिप का रिलेशनशिप है, किस तरह से अराइज होता है, कॉन्ट्रैक्ट से होता है, स्टेटस से होता है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। आप यहाँ पे प्लीज डोंट गेट इट कंफ्यूज, राइट? आपको यहाँ पे जो आंसर मार्क करना होगा दैट इज स्टेटस। सेक्शन 5 में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो रिलेशनशिप है, रिलेशन है पार्टनर्स का, वो अराइज होता है फ्रॉम दी कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम दी स्टेटस। इज इट क्लियर? कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो रहा है, सॉरी मैंने आपको गलत बोल दिया, तो आपको मार्क करना होगा कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? तो ये पार्टनरशिप खुद में कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट नहीं है, उनका रिलेशनशिप अराइज हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट से एंड नॉट फ्रॉम दी स्टेटस। इज इट क्लियर? तो एटलीस्ट टू पर्सन होने चाहिए पार्टनरशिप को,
क्रिएट करने के लिए वो पार्टनर जो पर्सन है वो नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, लेकिन वो पर्सन होने चाहिए जो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। तो अगर कोई माइनर है, अनसाउंड माइंड है, लुनाटिक है, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, सो वो पार्टनर्स भी नहीं बन सकते। और सेक्शन 13 में माइनर के रिगार्डिंग कुछ पढ़ेंगे, तो वहां पे क्या है, वो फुल सेक्शन 13 में भी ये लिखा कि फुल फ्लेश्ड पार्टनर नहीं बन सकता, वो सिर्फ ही कैन बी ए पार्ट ऑफ द partnership. Is it clear? So yeah, he can be admitted to the benefits of partnership. That is what section 30 says. See, Partnership Act firm permits a minor to be admitted the benefits of the partnership. So अगर insolvent partner है, he cannot become a partner. Is it clear? या किसी और person को आप represent कर रहे हो जो exist नहीं कर रहा, वो भी partner नहीं बन सकता. So whether there can be a partnership between husband and wife, so there can be a partnership between husband and wife also. Is it clear? So persons आपके artificial भी हो सकते हैं, natural भी हो सकती हैं. तो अब ये जो पार्टनरशिप है ये फॉर्म हो सकता है इंडिविजुअल के बीच में भी, कंपनी के बीच में भी हो सकता है, बिटवीन टू कंपनीज के बीच में भी पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है. इज इट क्लियर? सो नाउ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इन वर्किंग इन द पार्टनरशिप बिटवीन दी कंपनीज. इज इट क्लियर? नेक्स्ट आपका है कि एग्रीमेंट, जो एग्री किया है, जिन्होंने एग्री किया है. इज इट क्लियर? सपोज नाउ देयर इज अ केस लॉ, you can write down the citation. Murlidhar versus the Commissioner of Income Tax. Murlidhar versus the Commissioner of Income Tax MP. So यहाँ पे AIR 1964 AIR 1964 MP 224. तो ये आपका मध्य प्रदेश का केस है. यहाँ पे क्या जॉइंट हिंदू फैमिली की डिसरप्शन के बाद, मींस की पार्टीशन के बाद, तो मेंबर्स ने क्या किया, पार्टनरशिप फॉर्म कर ली है और उस बिजनेस पे कंट्रोल रखने के लिए. ना जो फर्म थी वो रजिस्टर्ड नहीं थी अंडर पार्टनरशिप एक्ट, 1 साल के लिए वो रजिस्टर्ड नहीं हुई है. अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सामने क्वेश्चन अराइज हुआ था कि जो रजिस्ट्रेशन है फर्म की वो इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, जो अंडर द इनकम टैक्स एक्ट जो रजिस्ट्रेशन हुई थी वो रिफ्यूज कर सकते हैं कि जो ये पार्टनरशिप फर्म है ये जेन्युइनली कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं हुआ था, कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है. सो यहाँ पे हेल्ड हुआ कि नथिंग इन लॉ, इस केस में क्या हेल्ड हुआ था कि नथिंग इन लॉ टू प्रोहिबिट अ फैमिली, ठीक है, जो एक फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, उनको कोई नहीं रोक सकता एक पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए. सो यहाँ पे क्या है, एक्सक्लूसिव कंट्रोल था एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर के ऊपर, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर एक्सक्लूसिव कंट्रोल था, चाहे वो नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप थी अंडर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 1 ईयर. उससे ये इंडिकेट नहीं हो रहा था कि वहां पे ये जो पार्टनरशिप फॉर्म हुई है वो जेन्युइन नहीं थी. ठीक है, देयर इज नथिंग, नो एविडेंस टू प्रूव दैट पार्टनरशिप वाज नॉट जेन्युइन. सो इनकम टैक्स अथॉरिटीज है वो रिफ्यूज नहीं कर सकते, उन्हें पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर करना पड़ेगा. इज इट क्लियर? नेक्स्ट आप देखिए, चंद्रकांत मनीलाल शाह, चंद्रकांत मनीलाल शाह वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट 1. अब इसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो अनडिवाइडेड मेंबर्स है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो अनडिवाइडेड मेंबर्स हैं, they can enter into a contract, they can form the partnership with कर्ता, और ये पॉसिबल है कि जो को पार्टनर है he may enter into he can may enter into a partnership with the karta by contributing his skill and labor rather than contributing any asset or money. Is it clear? So ये जो आपका था ये आपका सेक्शन 4 था, कैरिंग ऑन बिजनेस. अब कैरिंग ऑन बिजनेस पे आप केस लॉ देखिए, Poop versus Iyer. Poop versus Iyer, EYRE 1788 House of Lords 1. अब इस केस में क्या हुआ था, यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था आयर और कंपनी के बीच में, और आयर और कंपनी और 3 पर्संस के बीच में. तो क्योंकि और एग्रीमेंट क्या था कि जो आयर एंड कंपनी है वो सब कुछ ऑयल परचेज करेगी और वो आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो और 3 पर्सन है कि सब आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जो बाकी जो आयरन कंपनी परचेज करेगी ऑयल वो तीनों लोग आयरन कंपनी को पे कर देंगे एट दी परचेज प्राइस. और परचेज थी वो सिर्फ आयर कंपनी के नाम पे ही की गई थी, और प्लेंटिफ्स को कोई इसका नोटिफाई नहीं किया गया था कि दे हैड एनी कंसर्न्स अबाउट इट. जिससे ऑयल परचेज किया गया था उनको उसको
तीन लोगों के बारे में नहीं बताया था कि उसका भी कंसर्न है इस ऑयल से। सो आयरन कंपनी है ये बैंकरप्ट होगी, और जो सेलर है ऑयल का उसने इस कंपनी को स्यू कर दिया था, और साथ में तीन और लोगों को स्यू कर दिया था जिन्होंने शेयर ऑयल को शेयर किया था, ताकि वो और किस वजह से स्यू किया था, ऑयल का प्राइस को रिकवर करने के लिए। नाउ यहाँ पे वो जो ऑयल खरीदा था वो चार लोगों ने मिलकर खरीदा था, कि जब हम अगर ज्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे तो वो थोड़े कम पैसों में मिल जाती है हमें ज्यादा क्वांटिटी। तो इस वजह से यहाँ पे जो ऑयल था वो रीसेल के लिए नहीं था, कोई प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं था, कि उन्होंने अपने लिए कहा था। तो यहाँ पे कोई पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हुई थी, इज इट क्लियर? और आयरन कंपनी ने अपने ही नाम पे ऑयल खरीदा था, वो दे आर वर नॉट द एजेंट, दे वर नॉट द पार्टनर्स। सो यहाँ पे क्या है, अदर पार्टनर्स जो तीन लोग थे उसको हम लाइबल नहीं ठहरा सकते, सिर्फ आयरन कंपनी ही यहाँ पे लाइबल होगी। तो थर्ड इसेंशियल इज टू कैरी ऑन द बिजनेस। तो यहाँ पे जो ऑयल परचेज किया गया था, वो ऑयल क्यों परचेज किया था? अपने खुद के लिए परचेज किया गया था, रीसेल के लिए नहीं, बिजनेस करने के लिए नहीं यहाँ पे किया गया था। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स क्या है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया ग्रेस वर्सेस स्मिथ और कॉक्स वर्सेस हिकमैन में। शेयरिंग ऑफ लॉसेस की अगर हम बात करते हैं, तो शेयरिंग ऑफ लॉसेस के लिए सेक्शन 4 जो है वो साइलेंट है, इट ओनली टॉक्स अबाउट द शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है, म्यूचुअल एजेंसी। तो जो ये पार्टनरशिप का बिजनेस है, इसमें हम हर एक पार्टनर को प्रिंसिपल बोल सकते हैं, हर एक पार्टनर को एजेंट बोल सकते हैं, कि पर्सन हु एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ अनदर इज कॉल्ड द एजेंट, और जिसके बिहाफ पे आप एक्ट कर रहे हो प्रिंसिपल है। तो पार्टनर्स है, एक दूसरे के बिहाफ पे एक्ट करते हैं, दैट इज अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। क्लियर? तो यार आपको कॉक्स वर्सेस हिकमैन का केस है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। देन देयर इज अ ग्रेस वर्सेस स्मिथ केस, ये भी हम डिस्कस कर चुके। Clear? Now see section 6. What was the test for determining existence of partnership? तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो हमने कॉक्स वर्सेस हिकमैन में डिस्कस किया था, that was regarding mode of determining existence of partnership. So see, in determining whether group of person is or is not a firm, or whether a person is or is not a partner in a firm, regard shall be had to the real relation between the parties as shown by all relevant facts taken together. So first explanation क्या है, sharing of profits or of gross return arising of property by the person जो कि joint common interest hold करे in that property does not of itself make such person partner। ये क्या है कि अगर कोई पर्सन प्रॉफिट शेयर कर रहा है या ग्रॉस रिटर्न जो प्रॉपर्टी से राइज हो रहे हैं वो पर्सन शेयर कर रहा है बाय होल्डिंग अ जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी, उससे वो सिर्फ ये पार्टनर नहीं बन जाएगा, इसीलिए पर्सन शैल नॉट बिकम अ पार्टनर। सेकेंड एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है, जो रिसिप्ट है पर्सन की ऑफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस or payment contingent upon the earning of profits or varying with the profits earned by a business does not itself makes a partner। अभी से इसको थोड़ा सा हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। रिसिप्ट बाय अ पर्सन ऑफ अ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है, आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हो ऑफ बिजनेस का, और ऑफ अ पेमेंट कॉन्टिजेंट अपॉन द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट्स। इट मींस कि ये होने से अब आप अपने एम्प्लॉइज को कह रहे हो आप इतना पे करोगे उनको, और वेरिंग विद द प्रॉफिट्स अर्नड बाय द बिजनेस, या आपके जो प्रॉफिट वेरी कर रहे हैं जो आपने बिजनेस से अर्न कर रहे हो, does not itself make him a partner with the person carrying on the business। ठीक है, सिर्फ इसी से वो पार्टनर नहीं कहेंगे कि ये पर्सन पार्टनर है। In particular receipt of such share or payment on by lender or money by lender of the money to persons engaged or about to engage in any business। ठीक है, अगर आपने किसी मनी लेंडर से मनी लिए हैं, उसको आप प्रॉफिट्स में से इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो वो मनी लेंडर आपका वो पार्टनर नहीं बन जाएगा। नेक्स्ट है बाय सर्वेंट और एजेंट एज अ रेम्यूनरेशन। ठीक है, कोई सर्वेंट या एजेंट को आप रेम्यूनरेशन पे कर रहे हो तो वो ही विल आल्सो नॉट बिकम अ पार्टनर। थर्ड, by the widow or the child of the deceased partner as annuity। Fourth, by the previous owner or part owner of the business। ठीक है, जो कोई previous owner है, part owner है business का, as consideration for the sale of goodwill or share thereof। इन सबको वो partners नहीं है, although they are receiving the profits from the business but they are not the partners।
इसलिए तो ये जो है सेक्शन 6 की लैंग्वेज कहाँ से बोरो की गई है, कॉक्स वर्सेस हिकमैन, ये जो एक इंग्लिश केस है वहां से आपकी ली गई है। इज इट क्लियर? सी यहाँ पे आप सेक्शन 1 देखिए ना, this act may be called Indian Partnership Act 1932. It extends to whole of India except state of Jammu and Kashmir. Now this part has been removed. ठीक है, जब से आर्टिकल 370 आपका अमेंड हुआ ये पार्ट रिमूव हो गया. नाउ इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. थर्ड क्लॉज सेक्शन क्या कह रहा है? इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 1932 except section 69 which shall come into force on the first day of October 1933. Definitions देखिए, act of firm. Act of firm means any act or omission by all the partners. कोई भी पार्टनर है, कोई एक्ट कर रहा है या कोई एक्ट नहीं कर रहा, या और by any partner or agent of the firm जो कि give rise to the right enforceable by or against the firm. So business क्या है? बिजनेस में एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन आ जाएगा. प्रिस्क्राइब्ड मींस जो इस एक्ट के अंडर प्रिस्क्राइब किया हुआ है, दिया गया है. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो डेफिनेशन मेनली है बिजनेस की इंपॉर्टेंट है, एक्ट ऑफ फर्म की इंपॉर्टेंट है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट आपका आ गया रजिस्ट्रार की डेफिनेशन है, जो कि रजिस्टर ऑफ फर्म्स अपॉइंट होते हैं अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 57, और उसमें डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स और असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स भी आ जाते हैं, जो कि सब सेक्शन 2 के अंडर अपॉइंट होते हैं. थर्ड पार्टी कौन है इन रिलेशन टू फर्म या पार्टनर्स में? कोई भी पर्सन है जो पार्टनर नहीं है फर्म का. ठीक है, लास्ट के एक्सप्रेशन जो यहाँ पे यूज हुए हैं पर डिफाइन किए कहाँ पे किए गए हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में. तो उनका वही मीनिंग लेंगे जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइन किया. Now application of the provision of the Act of 1872. तो अब जो अनरिपील्ड प्रोविजन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की, save in so far as they're inconsistent with the, अगर वो inconsistent है पार्टनरशिप एक्ट से, then shall continue to apply to the. फोर्थ ही हमने आपको रीड करवा दिया कि पार्टनरशिप क्या है. देन हु इज अ पार्टनर, हु इज अ फर्म किसको बोलेंगे, फर्म नेम क्या होगा. पार्टनरशिप नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस. ठीक है, पार्टनरशिप का रिलेशन कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट राइज होता है? बाय कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 5. तो ये आपको प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Relation of the partnership arises from the contract and not from the status, and in particularly members of Hindu undivided family carrying on family business as such, or as a Burmese Buddhist husband and wife carrying on business as such, are not partners in such business. Is it clear? तो यहाँ पे क्या है कि रिलेशनशिप आपका कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होता है, स्टेटस से नहीं अराइज. नेक्स्ट आ गया मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप. तो ये सेक्शन 6 भी मैंने आपको रीड करवा दिया. नाउ जो आपका नेक्स्ट आ रहा है पार्टनरशिप एट विल. सेक्शन 7 क्या कह रहा है? पार्टनरशिप एट विल. यहाँ पे क्या है? इट मीन्स कि जब आपके पार्टनरशिप एट विल पे क्रिएट होती है, कोई वेयर यहाँ पे पार्टनर्स में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो कोई भी प्रोविजन नहीं की गई है कि पार्टनरशिप कितने टाइम के लिए होगी, 1 साल के लिए होगी, 2 साल के लिए होगी, या फिर एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए होगी. ये जब बिजनेस खत्म हो जाएगा तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी. तो यहाँ पे पार्टनरशिप की ड्यूरेशन है आपकी वो नहीं आपकी आपने कॉन्ट्रैक्ट से डिसाइड की है. तो यहाँ पे क्या होगा? पार्टनरशिप एट विल, कि जब मर्जी आप डिसॉल्व कर सकते हो नोटिस देके. सी where no provision is made by the contract between the parties for the duration of their partnership or for the determination of their partnership, the partnership is at partnership at will. नेक्स्ट आ गया आपकी पर्टिकुलर पार्टनरशिप. पर्टिकुलर पार्टनरशिप मींस पर्सन मे बिकम अ पार्टनर विद अनदर पर्सन इन पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग. तो यहाँ पे क्या है आपकी सेक्शन 7 क्या कह रहा है? पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप की एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, एक पर्टिकुलर अंडरटेकिंग या एडवेंचर के लिए. इज इट क्लियर? So guys, any doubt till section 6? सेक्शन 6 तक अगर कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी. So tomorrow we are going to discuss about the duties. जो सेक्शन 9 है आपका, दैट इज ड्यूटीज और जनरल ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे. इफ यू हैव एनी डाउट और यू कैन रीड आउट टिल सेक्शन 8. ठीक है, आप प्लीज सेक्शन 8 तक रीड करना. इफ यू हैव एनी बुक्स और यू कैन रीड इट फ्रॉम पेरेंट्स, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी
tomorrow. Is it clear? Thank you.